नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो एक लिसनर ने हमारे साथ साझा किया है। जी, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जो आज भी एक छोटे से कस्बे के लोगों को परेशान करती है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। 2016 की कुछ स्थानीय समाचार रिपोर्टें हैं। पुलिस केस फाइल का एक सारांश भी है। हाँ, और सबसे जरूरी, कहानी के केंद्र में मौजूद एक महिला माया, उनका लिखा हुआ एक पर्सनल ब्लॉग। तो हमारा मकसद है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर ये समझना कि अक्टूबर 2016 में मीरा के साथ असल में हुआ क्या था। सही। और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये एक सीधी सादी गुमशुदगी की रिपोर्ट के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन जल्द ही इसमें कुछ ऐसे मोड़ आए जिसने इसे साधारण अपराध की श्रेणी से कहीं ज्यादा जटिल बना दिया। यहाँ तर्क और कह सकते हैं असाधारण घटनाओं के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी भारत के पश्चिमी हिस्से के एक शांत कस्बे की है जो अपने अंगूर के बागानों के लिए जाना जाता है। माया, जो शहर में पली बड़ी है, कुछ महीने पहले ही अपनी साथी अनन्या के साथ अपने बीमार ससुर की देखभाल के लिए यहाँ आई थी। तो माहौल बिल्कुल नया था उसके लिए। हाँ, और उसके ब्लॉग के अनुसार शहर की भीड़भाड़ के बाद ये शांति ये उसे बेचैन करती थी, खासकर रातें जो बेहद काली और खामोश थीं। और देखिए, ये एक बहुत अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। अच्छा। शहरी माहौल में हमारे दिमाग को लगातार एक उत्तेजना की आदत होती है। सही बात है। तो जब आप अचानक उस माहौल से निकलकर पूरी तरह शांत जगह पर जाते हैं तो दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। कभी कभी ये सुकून देता है, और कभी कभी, जैसा माया के मामले में हुआ, ये एक अनजाना डर पैदा करता है। हर छोटी मोटी आवाज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और इसी माहौल में उनकी मुलाकात हुई उनकी पड़ोसी मीरा से। माया के ब्लॉग के मुताबिक मीरा एक बहुत ही अनुशासित और फिट महिला थी। अच्छा। उसकी एक आदत थी हर शाम सूरज ढलने से ठीक पहले दौड़ पर जाना। रोज? रोज। वो अक्सर माया को साथ चलने के लिए कहती थी, लेकिन माया को उसे खुलेपन और अंधेरे से डर लगता था। तो वो मना कर देती थी? हमेशा। तो यहाँ किरदारों का व्यक्तित्व साफ नजर आता है ना। हाँ। एक तरफ माया है जो नए माहौल में असहज है, अपने सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करती है। और दूसरी तरफ मीरा है जो न केवल उस माहौल में सहज है बल्कि उसे चुनौती भी देती है, अकेले सुनसान रास्तों पर दौड़ लगाकर। ये आत्मविश्वास उसके किरदार का एक अहम हिस्सा है। जी, जो आगे की घटनाओं को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। और यहीं से कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। 29 सितंबर की शाम मीरा अपनी रोज की दौड़ पर थी। उसने वापस आकर माया को जो बताया वो स्थानीय अखबार की एक छोटी सी खबर में भी दर्ज है। लेकिन उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई होगी। नहीं, वहां ऐसे अज्ञात रोशनी कहकर टाल दिया गया। लेकिन माया के ब्लॉग में इसका जिक्र ज्यादा विस्तार से है। क्या देखा था उसने? मीरा ने खेत के उस पार जमीन से कुछ ही ऊपर हवा में तैरते हुए 3 गोल धातु जैसे ढांचे देखे थे। और जो बात सबसे अजीब है वो ये कि उन ढांचों से कोई आवाज या रोशनी नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं, वो बस वहां थे, स्थिर और अस्वाभाविक। माया लिखती है कि मीरा के लिए ये अनुभव इतना गहरा था कि अगली सुबह वो बिल्कुल बदल गई थी। बदल गई थी? कैसे? उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उसका शरीर तो वहां था पर मन कहीं और भटक रहा था। हाँ, और उसने माया से कहा, मुझे नहीं लगता वो इंसानी थे। ओह। पुलिस के इस फाइल के सारांश में इस घटना का जिक्र तो है, लेकिन इसे गवाह के मानसिक तनाव से जोड़कर देखा गया है। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, जांच प्रक्रियाओं में ये बहुत आम है। जब तक कोई ठोस भौतिक सबूत न हो तो ऐसे बयानों को अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव या भ्रम या मनगढ़ंत कहानी मान लिया जाता है। हाँ, जांचकर्ताओं का काम तथ्यों पर टिके रहना होता है और हवा में तैरती 3 धातु की चीजें तथ्य नहीं बल्कि एक बयान थी। तो यहीं से आधिकारिक कहानी और मीरा के अनुभव के बीच एक दरार पैदा होनी शुरू हो जाती है। जी। ये दरार और भी गहरी हुई। कुछ हफ्ते सब शांत रहा, लेकिन 21 अक्टूबर की रात दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आधी रात में? हाँ, माया ने दरवाजा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी, हांफती हुई, पसीने से लथपथ। इस बार वो डरी हुई थी? नहीं, माया के ब्लॉग के अनुसार मीरा की आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि एक अजीब सी जिद और विश्वास था। उसने कहा, वो फिर आ गए हैं। फिर से? हाँ। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली घटना कह सकते हैं कि एक आकस्मिक ऑब्जर्वेशन थी। और दूसरी घटना एक सीधा सामना महसूस होती है,
मीरा के मुताबिक इस बार वो चीजें पेड़ों के ठीक ऊपर से सीधे उसके सिर के ऊपर से गुजर गईं। अब ये सिर्फ एक अजीब दृश्य नहीं था। नहीं, अब ये एक तरह का सीधा संपर्क या कहें तो अतिक्रमण था। उसका डर अब एक मिशन में बदल गया था। उसे जानना था कि ये क्या है। और उसने माया को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, माया कुछ शामों तक उसके साथ दौड़ पर गई भी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं। आसमान खाली और खामोश रहा। फिर 30 अक्टूबर की रात आई। घड़ी में 1:13 हुए थे और मीरा घर नहीं लौटी थी। और यहीं से ये मामला एक अजीबोगरीब अनुभव से निकलकर एक गंभीर आपराधिक जांच में तब्दील हो जाता है। एक व्यक्ति अब आधिकारिक तौर पर लापता है। अगली सुबह तक, जैसा कि समाचार रिपोर्टों में बताया गया है, वो छोटा से कस्बा पुलिस, स्वयंसेवकों और खोजी दलों से भर गया था। उन्होंने हर खेत, हर झाड़ी और हर सड़क को छान मारा। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, खोजी कुत्तों को लाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। पुलिस फाइल के सारांश में इस खोज अभियान का काफी ब्यौरा है। उन्होंने लगभग 15 वर्ग किलोमीटर के दायरे में गहन तलाशी ली थी। तो कुछ तो मिलना चाहिए था। बिल्कुल। सर्च एंड रेस्क्यू विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के इलाके में जब आपको पता हो कि व्यक्ति आखिरी बार कहाँ देखा गया था, तो 48 घंटों के भीतर कोई ना कोई सुराग, कपड़े का टुकड़ा, पैर के निशान, कुछ भी मिलने की संभावना 90% से ज्यादा होती है। और यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ कुछ भी ना मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके 2 ही मुख्य मतलब हो सकते हैं। पहला, मीरा उस खोज के दायरे से बहुत दूर जा चुकी थी, या तो अपनी मर्जी से या किसी के द्वारा ले जाई गई थी। और दूसरा, उसे उस जगह से इस तरह हटाया गया कि कोई निशान ही न छूटे। दोनों ही संभावनाएं बहुत से सवाल खड़े करती हैं। हाँ, अगर वो खुद गई तो क्यों और कैसे, और अगर उसे ले जाया गया तो इतनी सफाई से कैसे? और फिर 11 नवंबर को, यानी उसके गायब होने के लगभग 12 दिन बाद, एक सुराग मिला। क्या? सड़क के किनारे एक झाड़ी के पीछे मीरा के दौड़ने वाले जूते मिले। ये खबर उस समय के स्थानीय अखबार की हेडलाइन बनी थी। जूते? लेकिन ये सुराग जितना जवाब देता है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करता है। हाँ, क्योंकि जूतों की हालत वो बहुत अजीब थी। माया अपने ब्लॉग में लिखती है कि ये दृश्य उसके जहन में आज भी ताजा है। जूते एकदम सही हालत में थे। उनके फीते बंधे हुए थे? फीते बंधे हुए थे और मोजे अब भी उनके अंदर थे। क्या? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मीरा को सीधे उसके जूतों से बाहर निकाल लिया हो। बिल्कुल। पुलिस रिपोर्ट इस पर काफी उलझन में दिखती है। क्राइम सीन एनालिसिस में कहा गया है कि आसपास कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई खून नहीं, कोई घसीटने के निशान भी नहीं थे। ये तो लगभग असंभव लगता है। हाँ, जूतों का इस तरह मिलना किसी भी पारंपरिक अपराध के दृश्य से मेल नहीं खाता। तो फिर जांचकर्ता इसे कैसे समझाते हैं? आधिकारिक तौर पर वे इसे नहीं समझाते। फाइल में ये एक अनसुलझी पहेली के तौर पर दर्ज है। और अनौपचारिक सिद्धांत? कुछ अलग अलग विचार हैं। एक तो ये कि ये सब कुछ जानबूझकर जांच को भटकाने के लिए किया गया था। मतलब अपराधी ने जूतों को बाद में वहां रखा होगा। हो सकता है, लेकिन सवाल है क्यों? इसका क्या मकसद हो सकता है? और यहीं पर हमारे तीसरे स्रोत, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक की भूमिका आती है। जी, उन्होंने इस केस को काफी कवर किया और उनका सिद्धांत तो बिल्कुल ही अलग है। वो क्या कहते हैं? उनके अनुसार ये एलियन एब्डक्शन का एक क्लासिक मामला है। अच्छा। वे मीरा के पहले देखे गए दृश्यों को पहले संपर्क के रूप में देखते हैं, और जूतों का इस तरह मिलना उनके लिए इस बात का सबूत है कि उसे जमीन से ऊपर की ओर उठाया गया, जिससे जूते पीछे छूट गए। जाहिर है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई पुलिस विभाग गंभीरता से नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मामले के अजीब तथ्यों को एक साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करता है। और मामले में कोई और भौतिक सबूत नहीं मिला। मीरा का फोन कभी चालू नहीं हुआ, बैंक खाते, सोशल मीडिया, कुछ नहीं। उसके गायब होने के बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे वो बस हवा में गायब हो गई हो। आखिरकार पुलिस ने केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, और ये अक्सर ऐसे मामलों में होता है जहाँ कोई स्पष्ट सुराग या कोई मुख्य संदिग्ध नहीं होता है। जांच एक बिंदु पर आकर रुक जाती है। लेकिन जैसा कि माया अपने ब्लॉग के अंत में लिखती है, कस्बा आज भी इस पर बटा हुआ है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये किसी इंसान का ही काम था, शायद कोई अजनबी या कोई ऐसा जिसे मीरा जानती थी। लेकिन माया ये नहीं मानती। नहीं। वो लिखती है, लोग सरल जवाब चाहते हैं क्योंकि सच बहुत डरावना है।
वो आज भी हर रात अपने बरामदे में खड़ी होकर उस सूने घर को देखती है और सोचती है। उसका मानना है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे था। तो अगर हम अपने सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो हमारे सामने 3 मुख्य संभावनाएं उभरती हैं। पहली, आधिकारिक लेकिन अनकही संभावना। एक मानव अपराध जिसे एक बहुत ही शातिर अपराधी ने अंजाम दिया, जिसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। दूसरी, पैरानॉर्मल ब्लॉक की संभावना, एक अलौकिक घटना यानी एलियन अबडक्शन। और तीसरी संभावना माया के नजरिए से आती है, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। वो ये नहीं कहती कि ये एलियन थे, लेकिन वो ये भी मानने से इनकार करती है कि ये किसी इंसान का काम था। वो बस इतना जानती है कि जो हुआ वो सामान्य नहीं था। हाँ, ये संभावना हमें एक ऐसी जगह पर छोड़ देती है जहाँ कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक गहरा और बेचैन करने वाला रहस्य है कि मीरा के साथ जो हुआ वो शायद हमारी समझ के दायरे से ही बाहर था। तो अंत में ये एक ऐसी कहानी है जहाँ सबूत इतने कम और इतने अजीब हैं कि आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और कोई भी निष्कर्ष पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगता। पुलिस फाइल, स्थानीय खबरें और व्यक्तिगत गवाही सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं, एक गहरा अनसुलझा सवाल। बिल्कुल, और शायद इस मामले का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे पास मौजूद तर्क और सबूत किसी घटना को समझाने में नाकाम हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम या तो उस घटना को नकार देते हैं, या फिर हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि दुनिया हमारी समझ से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी हो सकती है। ये मामला बंद हो गया, लेकिन ये एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ गया। जब जांच की सीमाएं खत्म होती हैं, तो क्या सच भी वहीं खत्म हो जाता है?